यस स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ। तो उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं लिख दिया यहाँ पे। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ये उस सोलिनॉइड के लिए है जिसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे, जिसके अंदर यहाँ पे एयर होगी और उसमें I करंट फ्लो हो रही होगी। n इंटू आई को हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देते हैं H। अगर इसमें एयर ना होती तो फिर हम यहाँ पे म्यू एन आई करते। ये किसी भी नॉन वैक्यूम की प्रेजेंस में परमिएबिलिटी होती है। सेकंड, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू अपॉन म्यू जीरो या फिर B अपॉन B जीरो। B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या है मटेरियल की प्रेजेंस में, और B जीरो वैक्यूम में, उतनी जगह पे उतने एरिया में। ये मटेरियल की परमिएबिलिटी और ये वैक्यूम की परमिएबिलिटी होती है। इन दोनों का रेशो भी रिलेटिव परमिएबिलिटी और इन दोनों का रेशो भी। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद ससेप्टिबिलिटी, रेशो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन म्यू आर इक्वल टू 1 + JM। और ये फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, आगे बताऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड B को उसी तरह से म्यू एन आई लिख सकते हैं या म्यू H लिख सकते हैं इनटू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो किसी एरिया को इनके परपेंडिकुलर अगर रख दिया जाए तो उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी उन्हें कहेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो सिंपली आता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया की डॉट प्रोडक्ट के बराबर। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ये एरिया वेक्टर भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, अब एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, और वो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस का नॉर्मल की डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर हम शो करेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल हो जाएगा 0, और तब जो है हम डॉट प्रोडक्ट खोल के और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। BA cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए सिंपली इसको BA ही कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो एंगल 0 होगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण फ्लक्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी H से मतलब है, और वैसे भी हम उसकी यूनिट से पहचान लेंगे। तो गिवन हो गया हमारा H इक्वल टू 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेज ए फ्लक्स ऑफ 2.4 × 10⁻⁵ वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, यानी फाई दे दिया हमें। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 2.4 × 10⁻⁵ वेबर in a bar of iron of cross sectional area 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया हमारा, एरिया A इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे कि एम्पियर मीटर MKS सिस्टम की यूनिट है, वेबर भी MKS सिस्टम की यूनिट है, तो इसको भी हम MKS सिस्टम में ही कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, या ये कह लीजिए 5 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। पॉइंट भी हटा देते हैं और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कैलकुलेट द परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन बार। परमिएबिलिटी पूछा है, यानी म्यू पूछना चाह रहा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि परमिएबिलिटी के बजाय वो रिलेटिव परमिएबिलिटी से उसका मतलब होता है। तो फिलहाल निकालते हैं, देखते हैं आंसर। तो फिलहाल हमें निकालना है क्या, परमिएबिलिटी। ये म्यू आर भी हो सकता है, देखेंगे आगे आंसर क्या आता है, और ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं,
बिकॉज फाई इक्वल टू बी इंटू ए। फाई की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू होती है म्यू इंटू एच। तो फाई इक्वल टू हम लिख लेते हैं म्यू इंटू एच इंटू ए, और म्यू परमिएबिलिटी आ जाएगी। तो देयर फोर म्यू इक्वल टू आ जाएगा 5/5 एच ए। अब फाई की वैल्यू दी है हमें 2.4 10⁻⁻5, एच की वैल्यू है 1500 मेरा, और ए की वैल्यू आ गई थी 5 इंटू 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल हुआ, और इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.00032, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3.2 इंटू 10⁻⁻4। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि परमिएबिलिटी जो इसकी सेंस होती है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो क्वेश्चन में ही इसको दे देना चाहिए था कि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन में रिलेटिव छोड़ रखा था उसने, क्योंकि आंसर ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम रिलेटिव परमिएबिलिटी निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू 0। म्यू आर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3.2 10⁻⁻4, और म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद होगा, नहीं होगा तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाती है 255, और अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। बिकॉज रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन, तो ससेप्टिबिलिटी आ गई हमारी म्यू आर -1, यानी 255 - 1 दैट इज 254। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती और ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ए रोल एंड रिंग। रोल एंड रिंग का मतलब है यहाँ पे टोरॉइड, क्योंकि रेडियस भी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा कि ऐसी रिंग है जिसमें सर्किल की फॉर्म में हो, रेडियस उसी की होती है जो सर्कुलर फॉर्म में होती है। तो ए रोल एंड रिंग ऑफ मीन रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो हम लिखना शुरू कर लेते हैं साथ साथ। तो गिवन में रेडियस आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी 0.18, या ऐसे कर लेता हूँ 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, हैज़ 3500 टर्न्स ऑफ वायर वाउंड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक कोर। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये 3500। ध्यान रहे टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू 0 NI में n जो होता है स्मॉल होता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है वो। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनको लेंथ से डिवाइड करना है, और लेंथ बन के आएगी इसकी सरकमफेरेंस से, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ जो है वो सर्किल की फॉर्म में इस तरह से है। तो ये 2πr करके टोटल लेंथ आ जाएगी, और उसे 3500 को डिवाइड करके नंबर ऑफ लेंथ वो टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n बोलते हैं, वो हो जाएगा हमारा, जब टोटल नंबर ऑफ टर्न है उनको हम सरकमफेरेंस 2πr से डिवाइड करेंगे, यानी 3500 अपॉन 2, पाई की वैल्यू रख देता हूँ 3.14, और r की वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁻2। अभी यही रहने देते हैं, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये रख देंगे। अभी कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी 800, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है म्यू आर इक्वल टू 800। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर फॉर ए मैग्नेटाइजिंग करंट
मैग्नेटाइजिंग करंट दिया 1.2 एम्पियर, करंट आई इक्वल टू 1.2 एम्पियर। तो व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का है तो बी पूछ रहा है। जब मैग्नेटाइजिंग कहता तो इसका मतलब एच था, मैग्नेटाइजिंग वही फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड का है तो बी पूछा है, तो बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं बी इक्वल टू, अब देखिए म्यू जीरो एन आई लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोलैंड रिंग के अंदर है वाउंड ऑन फेरोमैग्नेटिक कोर, इस पे ध्यान देना है। टोरॉइड में के अंदर एयर नहीं है, एयर के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है, तो इसलिए हम म्यू जीरो नहीं कह सकते, यहाँ म्यू कहना पड़ेगा हमें, इसकी परमिएबिलिटी। और इसकी परमिएबिलिटी हमें दी नहीं है, हमें दी है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में हमें पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो बी इक्वल टू म्यू एन आई, और म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है बोला, म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बनेगा म्यू आर इंटू म्यू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, म्यू आर इंटू म्यू जीरो और एन आई। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, दिख रहा है वहाँ पे। तो म्यू आर की वैल्यू हमें दी है 800, म्यू जीरो की हम जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, इसको पुट कर देता हूँ 3500 अपॉन 2 इंटू 3.1, ऐसे कर लेता हूँ। इस 2 पाई रहने देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, तो इसको 2 पाई रहने देता हूँ। यहाँ भी आर की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ भी 2 पाई कर देता हूँ उसको, और आर की वैल्यू कर देता हूँ 18 इंटू 10⁻², और आई की वैल्यू 1.2। अब इनकी सबकी वैल्यू आ जाती है आंसर 3.73 टेस्ला। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, बिल्कुल ठीक आएगा। 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 टाइम्स, बाकी कैलकुलेशन खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। फॉर ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटाइजिंग कहा है, फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब एच हमें दे दिया। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी, और ये सब प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके काम आएगा। एल्यूमिनियम एट 280 केल्विन, तो इनिशियल टेम्परेचर दिया है T इक्वल टू 280, T1 कह सकता हूँ क्योंकि बाद में दूसरा टेम्परेचर भी दिया है, उसे T2 कह लेंगे। एक्वायर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ 4.8, देखो यूनिट इसकी भी यही है, लेकिन नाम से पहचानना पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई कहा है, आई इक्वल टू, चलिए I1 कह देते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाद में भी पूछा है, उसे I2 बोल देंगे। तो I1 दिया है 4.8 10⁻² एम्पियर पर मीटर। फाइंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 280, यानी ससेप्टिबिलिटी इस टेम्परेचर पे ही 280 केल्विन पे। ये पहला टेम्परेचर है, बाद का टेम्परेचर भी दे रखा है, तो उस पर ससेप्टिबिलिटी फिर पूछी है, तो उसको JM2 बोल देंगे। फिलहाल इसको JM1 निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, JM इक्वल टू I/H, ये रहा I, ये रहा H, ये रहा JM, तो सीधा निकाल देते हैं। तो देयरफॉर JM1 इक्वल टू I1/H, I1 की वैल्यू है हमारे पास 4.8 10⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻³, इसको कैंसिल किया और आंसर आ जाता है 2.4 इंटू 10⁻⁵। यूनिट इसकी होती नहीं है, तो पहला आंसर तो आ जाता है हमारा ये। सेकंड आंसर पूछा है कि अगर टेम्परेचर को 320 कर दिया जाए तो यही ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो 320 टेम्परेचर का यूज करते हैं, तो क्यूरी लॉ का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी लॉ में टेम्परेचर का जिक्र आया था, इस फॉर्मूले में तो टेम्परेचर की कोई ज़रूरत थी नहीं।
तो लिखेंगे बिकॉज फ्रॉम क्यूरी लॉ हम जानते हैं I/H इक्वल टू C/T। तो अगर मैं दो केस लेता हूँ, क्योंकि मुझे I2 भी निकालना था और M2 भी निकालना है, तो पहले केस में अगर मैं इंटेंसिटी I1 और टेम्परेचर T1 लेता हूँ, तो दूसरे केस में I2 और T2 ले लेता हूँ, क्योंकि H और C तो वही रहेंगे, C तो कांस्टेंट होता है, वैसे भी चेंज नहीं होगा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो ये है, दोनों केस में वही रहेगी। टेम्परेचर चाहे हम 280 रखें चाहे 320 की, इंटेंस मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इंटेंसिटी हमें चेंज करने को कहा ही नहीं। तो इसलिए तो यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देयरफॉर C की वैल्यू क्या आ जाती है, I1T1/H, और जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़े चेंज होगी, I2 हो जाएगी, तो फिर कांस्टेंट तो वही रहता है, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, क्यूरी कांस्टेंट है वो। तो लिखेंगे एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू 320 K लेट हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I2 हमें निकालना है। तो I2 और T2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। H की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है, C की वैल्यू कांस्टेंट है ही, तो देयरफॉर ये हो जाना चाहिए C इक्वल टू I2T2/H। अब C कांस्टेंट है तो दोनों राइट साइड बराबर कर देता हूँ उनकी। तो देयरफॉर I1T1/H इक्वल टू I2T2/H। H से H तो ऐसे ही काट दो, I2 निकालना है, T2 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ। तो देयरफॉर I2 की वैल्यू आ जानी चाहिए I1T1/T2। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I1 की वैल्यू हमें दी गई थी 4.8 10⁻², T1 था 280 और T2 है हमारा 320। इनको सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, चलो 0 से 0 काट देता हूँ मेरा। अब उसने ससेप्टिबिलिटी पूछी थी, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ ससेप्टिबिलिटी। देयरफॉर J2 इक्वल टू I/H होता है, I2 हम निकाल चुके हैं, H हमें दे रखा है, तो J2 मस्ट बी इक्वल टू M2 लिख देता हूँ। तो I2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 4.2 × 10⁻², और H की वैल्यू हमें मिली थी 2 × 10⁻3, डिवाइड कर देता हूँ, तो आ जाएगा 2.1 10⁻⁵। यूनिट इसी होती नहीं है। तो ये हमारे 3 आंसर आ गए। 280 K पे एल्यूमिनियम की इंटेंसिटी वो ससेप्टिबिलिटी, और 320 पे भी ससेप्टिबिलिटी भी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है द हिस्टेरेसिस लॉस फॉर ए सैंपल ऑफ 12 kg इज 300 जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। जब मैं हिस्टेरेसिस कर्व बताया था तो उसमें ये समझाया था कि इस कर्व का एरिया एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल शो करता है। एक साइकिल तो ये हो ही गई, तो इसका एरिया शो करता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हमें दिया है 300 है वो जूल पर मीटर क्यूब, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जूल एनर्जी की यूनिट है और मीटर क्यूब मीटर⁻³ वॉल्यूम। तो जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल, एक साइकिल ये हो गई। अब ये पूछता है कि अगर डेंसिटी उसकी सैंपल की 7500 kg पर मीटर क्यूब है, तो 50 साइकिल में उसकी कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो 50 साइकिल में उसकी कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब देखें, ध्यान से देखेंगे, बिकॉज डेंसिटी हमें दी है
रो जिसे हम कह सकते हैं 7500 kg पर मीटर क्यूब। मास हमें दिया है उसका M12 kg। तो यहाँ से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम को अगर इंटरचेंज करूँ तो वॉल्यूम आ जाना चाहिए मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमें दिया है 12 kg और डेंसिटी हमें दी है 7500। तो इतने मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने पूछा है कि 12 kg में कुल टोटल एनर्जी कितनी लग जाएगी। तो ये तो एक यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है 300। तो 12 kg का कितना वॉल्यूम बैठेगा? तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। जब यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी 300 हो सकती है तो इतने वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी? ठीक है, इतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वो एनर्जी आ जाएगी इस वॉल्यूम की, लेकिन एक साइकिल की। और वो कह रहा है कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी अगर वो 50 साइकिल उसकी फ्रीक्वेंसी हो। कैलकुलेट एनर्जी लॉस पर आवर एट 50 साइकिल्स। 50 साइकिल्स एट 50 साइकिल का मतलब कहने का ये है कि वो 1 सेकंड में 50 साइकिल, 1 सेकंड में कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो दी जाती है वो 1 सेकंड की होती है, यानी 1 सेकंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितनी साइकिल उसने कंप्लीट की। और 1 साइकिल की एनर्जी यहाँ पे हमें दे रखी है। तो जितनी साइकिल यहाँ से निकल के आएंगी उतनी साइकिल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 आवर इक्वल टू 50 साइकिल्स हमें दी हैं पर सेकंड की, और 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 × 60, इतने साइकिल हो जाएंगी 1 घंटे में। तो अब देखना ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कि हिस्टेरेसिस लॉस दिया था 300 जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल, यानी 300 जूल एनर्जी लॉस था यूनिट वॉल्यूम में और 1 साइकिल में। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ये आ चुका है। एक वॉल्यूम में जितनी एनर्जी हमें मिली है उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम की एनर्जी आ जाएगी। साइकिल 1 घंटे में कितनी कंप्लीट होती हैं, हमें 1 साइकिल का दिया है, तो जितनी साइकिल हमारी आ रही है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम ये इस एनर्जी को 300 को। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाना चाहिए बिकॉज रेट ऑफ एनर्जी लॉस हमें दिया है 300 जूल पर मीटर क्यूब पर साइकिल। तो देयरफॉर नेट एनर्जी लॉस इन 1 आवर, एनर्जी को अगर मैं ई कहूँ तो सिंबल दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 300 जूल एनर्जी थी यूनिट वॉल्यूम की, तो इतने वॉल्यूम में कितनी होगी? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 साइकिल की थी तो हमारे पास टोटल साइकिल कितनी बनती है, उन टोटल साइकिल से मल्टीप्लाई किया, और सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ जाना चाहिए। इन 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, 3 से 75 और 25 से 50, और सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाता है इस तरह से, यानी इसे हम लिख सकते हैं 8.44 × 10⁴ जूल। अब बाकी अपने आप कुछ न्यूमेरिकल अपने आप भी करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेंगे और सीरियसली तैयार करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बहानेबाजी कर रहे हैं, मैं घर पे फ़ोन कर रहा हूँ, तो ऐसा ना करें। मैं अभी शायद घर पे संपर्क शुरू हो जाएंगे, मैं सबका काम देखने वाला हूँ, तो प्लीज़ अपना काम कंप्लीट रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।